हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अपने जूलॉजी के सिलेबस को कवर करेंगे और स्पेशली ये वीडियो किसके लिए है, बीएससी पार्ट 3 के लिए है, यानी बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में हम जूलॉजी के पेपर 1 के स्टडी करेंगे। पेपर 1 में देखो जो होगा वो उसमें 4 यूनिट्स होंगी। टोटल कितनी यूनिट्स होंगी? 4 यूनिट्स होंगी। उसमें यूनिट 1 जो है उसका जो टॉपिक 1 है, आज इस वीडियो में हम वो कवर करने वाले हैं। पेपर 1 यूनिट 1 एंड टॉपिक नंबर 1 विच इज़ ट्राइपेनोसोमा, उससे हम शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए उसकी क्लासिफिकेशन को पहले जान लेते हैं और फिर उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन सिलेबस में जो हेडिंग्स हैं उन्हें कवर करते हैं। यूनिट 1 का टॉपिक 1 जो है वो है हमारा ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा जो है उसकी क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इसका फाइलम आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ फाइलम ये ऐसा फाइलम है जिसमें प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है फाइलम प्रोटोजोआ में। व्हाट इज़ द फाइलम ऑफ ट्राइपेनोसोमा ऑर्गेनिज्म? इट्स फाइलम इज़ प्रोटोजोआ। क्लास की बात करें तो इस क्लास को 2 कैटेगरी में डिवाइड करके देखें तो सुपर क्लास मास्टिकोफोरा वेयर एज सब क्लासेस जूमास्टिकोफोरा। सुपर क्लासेस मास्टिकोफोरा वेयर एज सब क्लासेस जूमास्टिकोफोरा। ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर है ट्राइपेनोसोमा टाइडे। बहुत इजी है, ट्राइपेनोसोमा तो है ही, एंड में क्या लगा दो? टाइडे ही लगा दो। ऑर्डर इज ट्राइपेनोसोमा टाइडे वेयर जीनस इज ट्राइपेनोसोमा एंड द स्पीशीज इज गैमनीज। गैमनीज स्पीशीज क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि गैमनीज यानी कि ट्राइपेनोसोमा गैमनीज जो ऑर्गेनिज्म है वो मोस्ट कॉमन है ट्राइपेनोसोमाज में सारे, तो इसको ही क्लासिफिकेशन में हमने इंक्लूड किया है इसी स्पीशीज़ को। नाउ अब हम देखें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो ट्राइपेनोसोमा जो है वो एक फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का मतलब क्या है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का मतलब ये है कि इसके बॉडी जैसे ये है, ये इसकी बॉडी है तो इसकी बॉडी में क्या है? फ्लैजिला है। व्हाट इज़ दिस? जो ये मैंने ड्रॉ किया है ये क्या है? ये फ्लैजिला है। फ्लैजिला जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, ठीक है, और यूजुअली ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलेगा। ट्राइपेनोसोमा क्या है? एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है, यानी एक ऐसा प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में फ्लैजिला है। एक्ट एज अ ब्लड पैरासाइट इन ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्रेट्स, यानी कि ये ह्यूमन और बाकी के वर्टिब्रेट्स में ब्लड में पैरासाइट के तौर पे रहता है। व्हाट इज़ पैरासाइट? पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो होस्ट बॉडी से नरिशमेंट लेता है और होस्ट बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। पैरासाइट क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे से नरिशमेंट ऑब्टेन करे और उसका नुकसान पहुंचाए वेयरएज खुद का बेनिफिट हो, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट कहते हैं। ट्राइपेनोसोमा एक ब्लड पैरासाइट है, यानी ब्लड में पैरासाइट के तौर पे रहता है ह्यूमन और बाकी के वर्टिब्रेट्स के अंदर। नाउ ट्राइपेनोसोमा की बात करें, इट हैव अ टोटल ऑफ 13 स्पीशीज़ इन दी वर्ल्ड। ज़्यादा स्पीशीज़ तो नहीं है इसकी टोटल कितनी स्पीशीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में? ट्राइपेनोसोमा की टोटल पूरे वर्ल्ड में 13 स्पीशीज़ हैं। 13 स्पीशीज़ में से आउट ऑफ विच सम आर पैथोजेनिक एंड सम आर नॉन पैथोजेनिक। तो ये जो ट्राइपेनोसोमा ऑर्गेनिज्म है इसकी पूरे वर्ल्ड में 13 स्पीशीज़ हैं। अब इन 13 स्पीशीज़ को और आगे अपने आंसर को एलेबोरेट करने के देखें तो अपने एक फ्लो डायग्राम बनाया है जिसकी मदद से और इजीली हमें समझ सकते हैं। ये फ्लो चार्ट जो है, ये जो फ्लो चार्ट है इसकी मदद से हम और इजीली इसको समझ सकते हैं कि इसकी 13 स्पीशीज़ में जो हमने लाइन लिखी है कि 13 में से कुछ पैथोजेनिक है वेरस कुछ नॉन पैथोजेनिक है। तो ये कैसे हैं कुछ पैथोजेनिक और कुछ नॉन पैथोजेनिक? तो पैथोजेनिक में और नॉन पैथोजेनिक में कुछ कॉमन लिख दी हैं हमने। टोटल 13 स्पीशीज़ तो हमने यहाँ पे नहीं लिखी हैं। 13 स्पीशीज़ में से जो पैथोजेनिक हैं वो है ट्राइपेनोसोमा गैम्बनीज, ट्राइपेनोसोमा रूडेसियंस एंड ट्राइपेनोसोमा क्रूजी, वेयर एज नॉन पैथोजेनिक है ट्राइपेनोसोमा वाइवेक्स एंड ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी। ये फैक्चुअल डेटा है और इसे याद करने ज़रूरी है ताकि हमारा आंसर बहुत अच्छा बन सके, एनरिच्ड आंसर बन सके। तो पैथोजेनिक शब्द का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए। पैथोजेनिक ये जो शब्द है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, पैथो एंड जेनिक। पैथो मीन्स होता है, पैथोजेनिक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो दूसरे पैथोजन, देख लो ये क्या है? एक पैथोजन है, तो ये क्या करेगा? ये पैथोजन है तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाके क्या करेगा? डिजीज़ कॉज करेगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं, ठीक है। जेनिक मीन्स जनरेट करने वाला, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉजिंग हो उसे पैथोजेनिक कहते हैं, वेरस जो डिजीज़ कॉज ना करता हो उसे नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो इसकी 13 स्पीशीज़ में से कुछ पैथोजेनिक है, यानी कुछ ह्यूमंस के लिए और बाकी के वर्टिब्रेट्स के लिए हार्मफुल है, वेरस कुछ नॉन हार्मफुल है। तो हार्मफुल वाली हैं ट्राइपेनोसोमा गैम्बनीज, ट्राइपेनोसोमा रूडेसियंस एंड ट्राइपेनोसोमा क्रूजी, और नॉन पैथोजेनिक है ट्राइपेनोसोमा वाइवेक्स एंड ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी। क्रॉस यहाँ पे इसलिए लगाया है क्योंकि ये नॉन पैथोजेनिक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं।
अब हमने ट्राइपेनोसोमा गैमनीज को सबसे पहले इसलिए पढ़ा था, लिखा था क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है, तो इसी को और डिटेल में जानेंगे हम। ट्राइपेनोसोमा गैमनीज जो है वो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी को कॉज करता है, जैसा कि हमने इसे पैथोजेनिक स्पीशीज़ में पढ़ा भी था। तो ये कौन सी डिजीज़ कॉज करता है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। नाम से ही पता चल रहा है अफ्रीकन। अफ्रीकन क्यों लिखा? क्योंकि ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखने को मिलता है ट्राइपेनोसोमा गैमनीज। ठीक है, ट्राइपेनोसोमा गैमनीज फाउंड इन अफ्रीकन कंट्रीज़ जैसे कि इथोपिया, कॉन्गो, गैम्बिया, नाइजीरिया जैसी कंट्रीज़ में ये ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, जो कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी को कॉज करता है। ना वेक्टर क्या है इसकी डिजीज़ के ट्रांसमिशन के लिए? तो वेक्टर है टिसी फ्लाई या फिर सी फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम ग्लॉसाइना पेल्पेलिस है। ठीक है, ग्लॉसाइना मॉर्सिटेंस जो होता है वो ट्राइपेनोसोमा रूडिसियंस का वेक्टर होता है। ठीक है, तो ट्राइपेनोसोमा गैमनीज का वेक्टर कौन है? टिसी फ्लाई या फिर ग्लॉसाइना पेल्पेलिस। और इंडिया में इसका इन्फेक्शन देखने को नहीं मिलता। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में ही देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ है, इसलिए हमने इसको इतना डिटेल में पढ़ा। ये उन जगहों पे देखने को मिलता है ट्राइपेनोसोमा गैमनीज जहाँ पे स्टोर्ड वाटर होता है, ऐसी जगह पे जहाँ भरा हुआ पानी होता है। और भरा हुआ पानी सोचो तो कहाँ होता है? लेक्स में, रिवर कॉर्नर्स एट्सेट्रा। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, ट्राइपेनोसोमा के स्ट्रक्चर को देखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर भी सिलेबस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसके। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोन है। यूनिसेलुलर प्रोटोजोन का क्या मतलब होता है? यूनी मीन्स वन, वेयरएज सेलुलर मीन्स सेल, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल हो। यूनिसेलुलर मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल हो, उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब आप सोचोगे हम क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी है। और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक ही सेल है, तो क्या ये सारे फंक्शंस अपनी बॉडी के परफॉर्म कर सकता है अकेला? यस ऑफ कोर्स कर सकता है, जब ही ये एक ऑर्गेनिज्म है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने के केपेबल होते हैं। फॉर गॉड दिस, ये हमने यूनिसेलुलर का मतलब जानना था इस सब में। तो यूनिसेलुलर प्रोटोजोन है, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है, और ये प्रोटोजोन है, यानी कि प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके स्ट्रक्चर का पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाता है। कंटेन्स फ्लैजिला, यानी इसकी बॉडी में मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए क्या होता है? फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला इसकी बॉडी में प्रेजेंट होता है फॉर लोकोमोशन। नाउ लेंथ की बात की जाए, स्ट्रक्चर की बात हो रही है और लेंथ और ब्रेथ की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो लेंथ कितनी है इस ऑर्गेनिज्म की? 10 to 40 माइक्रॉन। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म? इट्स लेंथ इज 10 to 40 माइक्रॉन, whereas breadth is 2 to 10 माइक्रॉन। लेंथ इज 10 to 40 माइक्रॉन, whereas breadth is 2 to 10 माइक्रॉन। नाउ फोर्थ पॉइंट क्या आता है? पॉलीमॉर्फिक पैरासाइट है, यानी पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिक मीन्स एक्सटर्नल फीचर जो विजिबल हो। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो नेचर में डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। वैसे ही 13 स्पीशीज़ होती हैं इसकी, उसके ऊपर से ये पॉलीमॉर्फिक पैरासाइट है, यानी नेचर में अलग अलग फॉर्म्स में ये देखने को मिलता है, अलग अलग रूप में देखने को मिलता है। ना फिफ्थ पॉइंट आ जाता है इसका कि फाउंड इन ब्लड ऑफ ह्यूमन एंड सलाइवरी ग्लैंड ऑफ फ्लाई। रिमेंबर हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, तो हमने देखा था ब्लड पैरासाइट है ह्यूमन और बाकी के वर्टिब्रेट में, यानी ब्लड में रहता है किसकी? ह्यूमन और बाकी वर्टिब्रेट में। लेकिन फ्लाई, जो फ्लाई है टिसी फ्लाई हमने पढ़ी, उसके ब्लड में नहीं रहता ये, नो, उसके सलाइवरी ग्लैंड में रहता है। ठीक है, अब आगे इसे और डिटेल में समझ पाएंगे जब हम लाइफ साइकिल को देखेंगे। फिर सिक्स्थ पॉइंट क्या आता है इसके स्ट्रक्चर का कि ये लीफ की तरह पतला फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है। फॉर जैसे कि कोई लीफ होती है उसकी तरह पतला, लीफ की तरह बिल्कुल फ्लैट। और फ्लैजिलेटेड तो है ही क्योंकि इसकी बॉडी में फ्लैजिला है, और प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म तो ये है। सो 6 पॉइंट्स में हमने इसके स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया। अब हम इसके डायग्राम को भी देखते हैं, ताकि ये और डायग्राम ज़रूर बनाना है स्ट्रक्चर की अगर पूछा जाए तो, ताकि आंसर और अच्छा लगे। सो इसके डायग्राम को देखें तो डायग्राम वैसे तो थोड़ा ब्लर हो गया है, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। तो ये हमें देखने को मिलता है इसका फ्लैजिलम, यानी कि ये फ्लैजिलम है, एरो गलत बन गया। ये फ्लैजिलम है जो इसे मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करता है। पूरी बॉडी, जैसे ये पूरी बॉडी है, ये बॉडी होगी मान लो, तो ये इसकी बॉडी में जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, लिविंग मैटर होता है, वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने की यहाँ ये है इसके डायग्राम में कि इसके पास न्यूक्लियस होता है। अब नाउ न्यूक्लियस कैरिंग ऑर्गेनिज्म, आपको पता होगा न्यूक्लियस कैरिंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। न्यूक्लियस कैरिंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म।
अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, इन दो टर्म्स में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। एक यूकैरियोटिक है और दूसरा प्रोकैरियोटिक है। वेट फॉर वाइल, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, ये दोनों शब्द को इजीली हम समझेंगे जब इन दोनों शब्दों को हम डिवाइड करेंगे। देखो, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो, यानी कि न्यूक्लियस ही ना हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। वेरेज यू का मतलब होता है ट्रू, यानी कि सच्चा, यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक आता है न्यूक्लियस से, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सच्चा न्यूक्लियस होता है उन्हें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता उन्हें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सो हमारा ट्राइपेनोसोमा कैसा ऑर्गेनिज्म है? यस, यू गेस्ड इट राइट, ये एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि अभी अभी हमने इसके डायग्राम में देखा कि इसके डायग्राम में इसकी बॉडी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद में देखते हैं कि इसकी बॉडी पे, जैसे हमारी बॉडी में स्किन की एक लेयर होती है आउटर, ऐसी इसकी बॉडी में एक लेयर होती है जिसे क्या कहते हैं? पेलिकल। स्पेलिंग क्या है? PELLICLE, ठीक है, पेलिकल। यहाँ पे लिखा है, देखो ये एरो, पेलिकल लिखा था, ये रब हो गया। सो हमने इसकी डायग्राम को, इसके स्ट्रक्चर को, क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक को बहुत अच्छे से कवर कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, जो कि है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल को समझने के लिए बस मैंने यहाँ 2 पॉइंट्स लिखे हैं, सारे हम डायग्राम्स के मतलब से समझेंगे और उसे पॉइंट्स में आप खुद लिख सकते हैं। लाइफ साइकिल की बात करें तो ट्राइपेनोसोमा एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। डाइजेनेटिक पैरासाइट मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो 2 होस्ट में, डाई मीन्स 2, जेनेटिक मीन्स लाइफ साइकिल को कंप्लीट करे। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में कंप्लीट करे उसे डाइजेनेटिक पैरासाइट कहेंगे। और वो 2 होस्ट कौन से हैं? ह्यूमन एंड फ्लाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी लाइफ साइकिल का ये, कि ट्राइपेनोसोमा एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है, यानी कि अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में कंप्लीट करता है, ह्यूमन एंड दूसरा फ्लाई। और फ्लाई को भी लिखना पर्टिकुलर टिसी फ्लाई, ठीक है, साइंटिफिक नेम लिख दो तो और भी अच्छा। सेकेंड पॉइंट आता है इसकी लाइफ साइकिल का कि ये एक प्राइमरी होस्ट, हमने बताया 2 होस्ट हैं, तो ये भी बताना पड़ेगा कि प्राइमरी होस्ट कौन सा और सेकेंडरी होस्ट कौन सा है। तो प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, वेयर सेकेंडरी होस्ट क्या है? फ्लाई। सो हमारी लाइफ साइकिल के 2 पॉइंट कवर हो चुके हैं। अब डायग्राम को देखते हैं ताकि लाइफ साइकिल को हम बहुत अच्छे से लिख सकें और हमारे माइंड में ज़्यादा समय तक रहे। सो लाइफ साइकिल की शुरुआत कहाँ से होती है? लाइफ साइकिल की शुरुआत जब होती है, अब ये कहानी की तरह से समझो, लाइफ साइकिल की, ट्राइपेनोसोमा की शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है जब एक प्यारी छोटी सी टिसी फ्लाई, जो कि ट्राइपेनोसोमा गैमनीज के इन्फेक्शन को कैरी कर रही है, वो ह्यूमन को बाइट कर लेती है। ट्राइपेनोसोमा कैरिंग फ्लाई, कौन सी फ्लाई? टिसी फ्लाई, ह्यूमन को बाइट कर लेती है। तो क्या होता है, इसकी बाइट से जो ह्यूमन की स्किन है उसमें ट्राइपेनोसोमा का मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट स्टेज एंटर हो जाता है। कौन सा स्टेज? मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट स्टेज एंटर हो जाता है। अब ये ऐसे तो रहेगा ही नहीं बॉडी में, स्किन में मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट आगे डेवलप करेगा, ये मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट डेवलप बन जाएगा ट्राइपोमेस्टिगोट, पहले ये था, अब ये बन जाएगा मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट से ट्राइपोमेस्टिगोट बन जाएगा। थर्ड स्टेज क्या आता है? ये मल्टीप्लाई करने लगेगा। इतना ही नहीं, डेवलपमेंट तो कर ही रहा है अपनी बॉडी के अंदर ह्यूमन की, उसके साथ साथ ये मल्टीप्लाई करने लगेगा ब्लड, लिम्फ और स्पाइनल फ्लूइड में। डेंजरस कंडीशन तो जब आती है जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाए। अगर ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा तो स्लीपिंग डिसऑर्डर होगी। व्हाट इज़ स्लीपिंग डिसऑर्डर? स्लीपिंग डिसऑर्डर यानी कि डे में तो इंसान क्या करेगा? डे किसके लिए बना है? डे बना है जागने के लिए, तो डे में क्या करने लगेगा इंसान? स्लीप करने लगेगा। ये क्या है? स्लीपिंग डिसऑर्डर। वेयरएज नाइट में उसे नींद नहीं आएगी, यानी नाइट में क्या हो जाएगा? इंसोम्निया हो जाएगा। सुना होगा ये शब्द आपने, INSOMI, इंसोम्निया, यानी कि इंसोम्निया जिसमें ह्यूमन को नाइट में नींद नहीं आती है। सो हम कहाँ तक पहुँच गए थे? हमने देखा था कि फ्लाई ने ह्यूमन को बाइट किया, मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट स्टेज इंजेक्ट किया ट्राइपेनोसोमा का ह्यूमन की बॉडी में, मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट स्टेज तक ही बात नहीं रुकी, ये डेवलप हो गया, ट्राइपोमेस्टिगोट बना। ट्राइपोमेस्टिगोट नहीं रुका और मल्टीप्लाई करने लगा ब्लड, लिम्फ और स्पाइनल फ्लूइड में। कंडीशन इतनी बिगड़ जाती है कि ब्लड ब्रेन बैरियर को अगर क्रॉस कर जाए तो स्लीपिंग डिसऑर्डर होंगे। इसके बाद क्या होता है? ये ट्राइपोमेस्टिगोट स्टम्पी फॉर्म बन जाता है। ट्राइपोमेस्टिगोट से ट्राइपोमेस्टिगोट स्टम्पी फॉर्म बन जाता है। ये इस स्टेज पे फ्लाई को अभी भी तक चैन नहीं आया। फ्लाई क्या आती है? अगेन बाइट कर लेती है ह्यूमन को। अगर ये फ्लाई अगेन ह्यूमन को बाइट कर लेती है तो ये ट्राइपोमेस्टिगोट स्टम्पी फॉर्म को अपनी सलाइवरी ग्लैंड यानी अपनी गट के अंदर ले लेती है। गट के अंदर चला जाता है ट्राइपोमेस्टिगोट स्टम्पी फॉर्म फ्लाई के। अब बेचारी फ्लाई को क्या पता
तो फ्लाई के अंदर क्या चला जाता है, ट्राइपोमेस्टिकोड स्टम्पीफॉर्म चला जाता है। इसकी गट में चला जाता है कौन सा, प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिकोड। बाइट किस स्टेज पे करी थी, ट्राइपोमेस्टिकोड स्टम्पीफॉर्म में, गया क्या इसकी गट के अंदर, प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिकोड। अब ये प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिकोड भी ऐसे ही नहीं रहेगा, ये करेगा बाइनरी डिवीजन करेगा और प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिकोड से एपीमेस्टिकोड बन जाएगा। एपीमेस्टिकोड इसकी फ्लाई की गट में ही नहीं रहेगा, ये फ्लाई के सलाइवरी ग्लैंड में चला जाएगा, फ्लाई के सलाइवरी ग्लैंड में चला जाएगा ये। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एपीमेस्टिकोड स्टेज, फिर मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिकोड स्टेज बनाया था और साइकिल कंटिन्यू होती है, क्योंकि मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिकोड स्टेज से ही एंटर होने से ही तो कहानी शुरू हुई थी। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं लाइफ साइकिल को। क्या हुआ, फ्लाई ने ह्यूमन को बाइट किया और ट्राइपेनोसोमा का मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिकोड स्टेज जो है ह्यूमन की बॉडी में एंटर कर दिया। ये स्टेज यहीं पे नहीं रुका, ये डेवलप हुआ, ट्राइपोमेस्टिकोड स्टेज बना। ट्राइपोमेस्टिकोड स्टेज पे भी बात नहीं थमी, मल्टीप्लाई करने लगा ये। ब्लड, लिम्फ और स्पाइनल फ्लूइड ने कंडीशन जब बिगड़ी, जब ब्लड ब्रेन बैरियर को ही क्रॉस कर जाएगा और स्लीपिंग डिसऑर्डर होने लगेंगे। ट्राइपोमेस्टिकोड स्टेज से फिर ये ट्राइपोमेस्टिकोड स्टम्पीफॉर्म बनता है। ट्राइपोमेस्टिकोड स्टम्पीफॉर्म स्टेज पेटिसिटी से फ्लाई ह्यूमन को बाइट कर लेती है अगेन, तो ये उसकी गट में चला जाता है प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिकोड। प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिकोड स्टेज ऐसे ही नहीं रुकता, बाइनरी डिवीजन होती है, एपीमेस्टिकोड बनता है। एपीमेस्टिकोड फ्लाई के सलाइवरी ग्लैंड में चला जाता है, जहाँ पे ये फर्दर मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिकोड बनता है एंड साइकिल कंटिन्यूज। तो बहुत अच्छे से हमने ट्राइपेनोसोमा की लाइफ साइकिल को कवर कर लिया है। अब आते हैं पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी क्या होता है, पैथोजेनिसिटी यानी कि ये इन्फेक्शन कैसे हुआ, डिजीज़ का पूरा प्रोसीजर क्या था। तो देखते हैं कि पूरा प्रोसीजर आखिरकार था कैसा। तो बाइट ऑफ फ्लाई ने क्या करा, बाइट करा, फ्लाई ने बाइट करा, बाइट ऑफ फ्लाई ने बाइट करा। फ्लाई के बाइट करने के बाद क्या हो गया, जहाँ पे फ्लाई ने बाइट किया था, फॉर एग्जांपल रिलेट करके देखो थोड़ा, जब मस्कीटो बाइट करता है तो ईचिंग और इरिटेशन होने लगती है जहाँ पे उसने बाइट करा होता है। बस छोड़ दो, बस इतना ही रिलेट करना था। तो फ्लाई ने बाइट किया, ईचिंग और इरिटेशन होने लगी जहाँ पे उसने बाइट किया था वाउंड पे। उसके बाद क्या होने लगा, फ्रीक्वेंटली एक लोकल डार्क लेजन डेवलप होता है, लोकल डार्क लेजन डेवलप हो गया। इसके बाद क्या होता है, ब्लड में जो फ्लाई है वो मल्टीप्लाई करने लगती है और ब्लड से ही न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने लगती है। कुछ दिन के बाद फीवर, हेडेक और अनीमिया जैसे सिम्टम्स आते हैं। तो क्या था, पैथोजेनिसिटी, फ्लाई ने बाइट किया। ये मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिखा तो रखा है, लेकिन आप लोग को वर्ड्स में लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, फ्लाई ने बाइट करा, फ्लाई के बाइट करने की वजह से खुजली हुई, इरिटेशन होने लगी वाउंड पे, फिर खुजाया होगा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, फ्रीक्वेंटली एक लोकल डार्क लेजन बन जाता है। जहाँ पे आपने इचिंग और इरिटेशन हो रही थी, वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लोकल डार्क लेजन डेवलप हो जाएगा। और फ्लाई तो रुकेगा नहीं, वो ब्लड में मल्टीप्लाई करेगा और न्यूट्रिएंट वहाँ से अब्जॉर्ब करेगा। कुछ दिनों के बाद सिम्टम्स अपीयर होंगे, जो कि फीवर, हेडेक और अनीमिया होंगे। नाउ नेक्स्ट बिग हेडिंग आती है हमारी इस टॉपिक की, वो है सिम्टम्स क्या होते हैं इस डिज़ीज़ के। किसी भी डिज़ीज़ को अगर उसके सिम्टम्स को देख लिया जाए तो इजीली उसे क्योर किया जा सकता है। पहला है एबनॉर्मल एंड फ्रीक्वेंट फीवर आएगा। इस डिज़ीज़ में सबसे पहले सिम्टम्स क्या है कि एबनॉर्मल और फ्रीक्वेंट फीवर आएगा। एबनॉर्मल एंड फ्रीक्वेंट फीवर, परमानेंट वेट डिक्रीज ऑफ इन्फेक्टेड ह्यूमन, जिसको भी ये डिजीज़ होगी तो उसका परमानेंट वेट डिक्रीज़ हो जाएगा, इस एरो का मतलब डिक्रीज़। थर्ड इज़ हाई फीवर, बहुत ज़्यादा फीवर रहेगा। फोर्थ इज़ अनीमिया, यानी कि ब्लड की कमी। हाई पल्स रेट क्या होगा, हाई होगा। ड्यू टू इन्फेक्शन दैट फाइनली रीचेज नर्वस सिस्टम, ह्यूमन टेंड करेगा बहुत ज़्यादा सोना, बहुत फ्रीक्वेंटली स्लीप करना, और देन एंटर्स इनटू डीप स्लीप एंड फाइनली एंटर्स इनटू कोमा। सो ट्राइपेनोसोमा गैमनीज डिजीज कॉज करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। उस डिजीज़ के सिम्टम्स क्या हैं, सबसे पहला सिम्टम है एबनॉर्मल एंड फ्रीक्वेंट फीवर। एबनॉर्मल और फ्रीक्वेंट फीवर आने लगेगा। सेकंड, परमानेंट वेट डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसको ये बीमारी हुई होगी। इन्फेक्टेड ह्यूमन का परमानेंट वेट डिक्रीज़ हो जाएगा। थर्ड इज़ हाई फीवर, बहुत ज़्यादा फीवर आएगा। फोर्थ पॉइंट इज़ अनीमिया, यानी कि ब्लड की कमी हो जाएगी। फिफ्थ इज़ हाई पल्स रेट क्या हो जाए, हाई हो जाएगा। इन्फेक्शन की वजह से, अगर इन्फेक्शन नर्वस सिस्टम में पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, नर्वस सिस्टम में अगर इन्फेक्शन पहुंच गया तो ह्यूमन को बहुत ज़्यादा नींद आने लगेगी, फ्रीक्वेंटली स्लीप करने लगेगा और डीप स्लीप में चला जाएगा और फाइनली एंटर्स कर जाएगा कोमा में। अब हमने इस डिजीज़ को तो पढ़ लिया, इसके सिम्टम्स भी देख लिया, स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल सब देख लिया। अब इस डिज़ीज़ के कॉजेज़ क्या है कि क्यों हुई ये डिज़ीज़। पहले कुछ 3 पॉइंट्स में हमने समराइज़ किया है कि इस डिजीज़ हुई क्यों। पहली, क्योंकि टीसीटीसी फ्लाई ने बाइट कर लिया। सेकंड,
हम जहाँ पे टिसी फ्लाई रहती है वहाँ नहीं रहना चाहिए ना हमें। तो रिसाइडिंग नियर बॉगी एंड मार्शी प्लेसेस, टिसी फ्लाई बॉगी और मार्शी प्लेसेस में देखने को मिलती है। अब टिसी फ्लाई को क्यों कह रहे हैं? टिसी फ्लाई को इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि वो वेक्टर है ना, डिजीज़ तो ह्यूमन तक टिसी फ्लाई ही लेके आई। तो उस जगह पर नहीं रहना चाहिए था जहाँ पे वेक्टर रहता है। वेक्टर कहाँ रहता है? बॉगी एंड मार्शी प्लेसेस में। सो 2 पॉइंट इसके कॉजेज़ के क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट आता है नॉट क्लियरिंग बुशेस। अरे भैया बुशेस को क्लियर करोगे तो फ्लाई वहाँ पे रिसाइड ही नहीं करेगी, तो फिर डिजीज़ ही क्यों ट्रांसमिट होगी हमन को। सो ये हमने कॉजेज़ भी पढ़ लिए। नाउ कंट्रोल। अब इस डिज़ीज़ को हमने पता चल गया कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं। अब इस डिज़ीज़ से हम निजात कैसे ला सकते हैं, तो कंट्रोल में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो सबसे आसान तरीका होता है कंट्रोल का, कि जो वेक्टर है यानी जो ये बीमारी फैला रहा है उसे ही कंट्रोल कर दो, उसे ही ख़त्म कर दो। सो इरेडिकेटिंग मीन्स उसे ही ख़त्म कर दो। इरेडिकेट कर दो, वेक्टर्स को भगा दो। कैसे करोगे? ये पॉइंट्स में लिखा है ताकि आप इससे पूरा पैराग्राफ बना सको। इरेडिकेटिंग वेक्टर यानी रेगुलर स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड कर सकते हैं हम, डीडीटी छिड़क सकते हैं और बुशेस को क्लियर कर सकते हैं। बुशेस को क्यों क्लियर करने की बात हो रही है? क्योंकि टिसी फ्लाई वहीं पे रिसाइड करती है। वेक्टर का घर ही तबाह हो जाएगा तो वेक्टर भी तबाह हो जाएगा, और वेक्टर ही तो डिजीज़ कॉज कर रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या आता है? मेंटेन करो डिस्टेंस इन्फेक्टेड ह्यूमन से, क्योंकि इन्फेक्टेड ह्यूमन, एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को डायरेक्टली तो ट्रांसमिट नहीं कर सकते लेकिन फ्लाई की वजह से ट्रांसमिट कर सकता है। तो इन्फेक्टेड ह्यूमन जिसे बीमारी हो रखी है उससे डिस्टेंस मेंटेन करो। कैसे कर सकते हो? या तो उसे क्वारंटाइन कर दो या फिर उसे क्विक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट की क्लीनिनेस, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखो, क्लियर करके रखो बुशेस को, क्लियर करो ब्रीडिंग साइट्स ऑफ वेक्टर। फोर्थ पॉइंट, डोंट रिसाइड नियर बॉगी एंड मडी प्लेसेस। सो कंट्रोल के 4 पॉइंट्स विद सब पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए हैं। अब हमारा बस लास्ट टॉपिक बचता है, इस टॉपिक का लास्ट सब टॉपिक बचता है जो कि है इंक्लूडिंग डिजीज़। इंक्लूडिंग डिजीज़ क्या आती हैं इसमें? ट्राइपेनोसोमा की 3 स्पीशीज़ हमने पैथोजेनिक पढ़ी थी। ट्राइपेनोसोमा गैमनीस, ट्राइपेनोसोमा रूडीसियंस, वेरस ट्राइपेनोसोमा क्रूजी। सो ट्राइपेनोसोमा गैम्बनीज क्या कॉज करती है? ट्राइपेनोसोमा गैम्बनीज कॉज करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ट्राइपेनोसोमा गैम्बनीज क्या कॉज करता है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ट्राइपेनोसोमा गैम्बनीज क्या कॉज करता है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ट्राइपेनोसोमा रूडीसियन क्या कॉज करता है? रूडीसियन स्लीपिंग सिकनेस। बहुत कॉमन है, रूडीसियन लिखा है, रूडीसियन यहाँ भी है। यहाँ पे स्लीपिंग सिकनेस कॉज कराता है ट्राइपेनोसोमा गैम्बनीज, ये भी स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। फ़र्क कितना है? ये ट्राइपेनोसोमा रूडीसियन है तो अफ्रीकन नहीं कॉज करेगा, रूडीसियन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करेगा। वेरस थर्ड आता है ट्राइपेनोसोमा क्रूजी जो कि चाकास डिजीज कॉज करेगा। तो हमने सारी डिजीज़ पढ़ ली, यानी टॉपिक हमारा ट्राइपेनोसोमा पूरा क्लियर हो चुका है।